इंटरपोलेशन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, अब यहाँ से करना है हमें। सबसे पहले ना बस इतना एग्जाम्पल लिखो, ये इतना। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन अलोकेट फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम जैसे सपोज मिनिमम ये लीज पेमेंट हम 50,000 की कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 75,000 का किया है ना। हमारे पास ये एग्जाम्पल था, बेसिक एग्जाम्पल एक बार आप निकाल के देखना कॉपी में, जो सबसे पहले जिसमें सारे अमाउंट्स वगैरह लिखे थे हमने, जिसमें गारंटीड और अनगारंटीड का भी अमाउंट लिखा था। हाँ, उसी को हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, है ना। तो लास्ट में 75,000 था। उसके बाद अब हमें करना क्या है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं हर साल इतनी इतनी, इसमें से कुछ अमाउंट तो प्रिंसिपल का होगा और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है कि उसमें से 50,000 में से कितना अमाउंट प्रिंसिपल का है और कितना अमाउंट इंटरेस्ट का है। ठीक है, और फिर कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा। ठीक है, ऐसे करना है हमें इसको। तो अब जैसे ईयर है हमारे पास 5 साल है, 1 2 3 4 और 5। मिनिमम लीज पेमेंट्स आ गई 50,000 50,000 और 75,000। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना। ठीक है, अब हमने पिछले एग्जाम्पल्स में ये निकाल लिया था, हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी हमने कैलकुलेट करा था। कितना निकल के आया था हमारा 191300, 191300 ना। हाँ ठीक है, और हमने इसके पहले एक चीज और निकाल ली थी, हमने इम्प्लिसिट रेट भी निकाल लिया था 12.6%। ठीक है, तो अब हमें इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी का इंटरेस्ट हम देंगे 12.6%। ठीक है, तो कितना आ रहा है, हाँ 24,104। तो 50,000 में से अगर 24,104 क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, माइनस करके हमें पता लग जाएगा अमाउंट। 50,000 माइनस 24,104, एक बार ये भी चेक कर लो, 25,896। 50,000 में से इंटरेस्ट अगर इतना है तो प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना है। 50,000 माइनस 24,104, 25,896। ठीक है, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग हमारे पास रहता कितना था, 191300, है ना। इतना हमने पे करना था, मतलब टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर मैं बोलूँ ये टोटल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ये 191300 इतना है। तो इसमें से अब मैंने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया, 25,896 पे कर दिया, तो कितना रहता है 16,540। ठीक है, 16,540।
अब इतना इंटरेस्ट बचा, सॉरी इतना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, तो अब इस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का 12 पॉइंट कितना परसेंट, 6% दोबारा से इंटरेस्ट निकलेगा। अब दोबारा से प्रिंसिपल निकल जाएगा। 29159। ठीक है, और अब इतने में से इतना और प्रिंसिपल हमने पे कर दिया। 136,245। ठीक है, ये इस तरीके से सारा होता चला जाएगा, है ना। और हमें पता है एक चीज़ और कि टोटल ऑफ MLP हमारे पास ये कितना है, 2,75,000। इसको टोटल करेंगे तो इतना आएगा, जिसमें से इंटरेस्ट हमारा इतना है 191, सॉरी प्रिंसिपल इतना है, तो हमारा इंटरेस्ट का टोटल भी निकल जाएगा। एक बार दोबारा करना, 84 है 83 है? ठीक है ना। अब इस टेबल को कंप्लीट कर लो। 136,245 मल्टीप्लाई 12.6%। अगर कैलकुलेटर चाहिए तो वहाँ कहीं रखा होगा, अगर वहाँ नहीं होगा तो इस वाले रूम में होगा, कहीं ना कहीं रखा होगा। ड्रॉअर के अंदर, हाँ ये रहा। चलो फिर फोन से कर। वन 136,245 मल्टीप्लाई 12.6%। फोन में कर लो। ये है 17167। ठीक है, थ्री टू 833। ठीक है, अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा, 136,245 में माइनस करेंगे। 103,412। ठीक है, ठीक है, थ्री सिक्स 970 66442। अब देखो यहाँ पे 8372 आया। ठीक है, और साथ के साथ हमें क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर में प्रिंसिपल को भी 0 करना है ना। तो अब लास्ट ईयर में ना, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो 100 200 300 रुपये, तो हम उसे आगे पीछे करके इसको 0 ही करते हैं अमाउंट को। ठीक है, तो जितना भी बैलेंसिंग फिगर अब रह गया ना, जितना भी बच गया, हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे
अगर यही अमाउंट, देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये पूरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमें ख़त्म करना ही है यहाँ पर 66442, हमें ये वाला अमाउंट भी पता है, ये वाला अमाउंट पता है, तो इन दोनों को माइनस करके वाला अमाउंट लिख लो। हाँ तो मतलब इंटरेस्ट ही ज़्यादा होगा। हाँ, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना थोड़ा और, इसको इक्वल करने के लिए एक बार इसको और इसको माइनस कर दो दोनों को। 75,000 कैसे आया था? हमारे पास MLP का वो देखो एक बार फॉर्मूला, MLP का फॉर्मूला GRV, और क्वेश्चन के अंदर GRV देखो कितना है? 10,000 नहीं, 25,000 होगा, ये रहा क्वेश्चन। टोटल लीज रेंटल हर साल का 50,000 था और GRV हमारे पास 25,000 था, तो MLP कितना आ जाएगा? 50,000 प्लस GRV 25,000, 75,000, तो लास्ट ईयर में तो हमें उसे ऐड डाउन करना ही पड़ेगा तो ये ऐसे आया था 75,000। हर साल हम 5, लीज टर्म में हमारा 5 साल, हम हर साल 50,000 पे करते हैं, हमें MLP लिखना है, तो लास्ट ईयर में GRV प्लस MLP, GRV प्लस लीज रेंटल करेंगे ना, 50,000 प्लस 25,000, ये कैसा आया? 50,000 प्लस 25,000, GRV हमने ऐड करा इसमें, क्योंकि GRV हर बार थोड़ी ऐड होगा। GRV रेजिडुअल वैल्यू हम कब ऐड करते हैं? हाँ, तो जब हमारा लीज खत्म हो रहा होगा तभी तो रेजिडुअल वैल्यू ऐड करेंगे ना। तो 75,000 माइनस 66,442 कितना आएगा? ठीक है, ये आ जाएगा। हमारे पास ये आ रहा था 8372 वैसे इंटरेस्ट निकाल के, लेकिन हम वैसे करते तो ये ज़ीरो नहीं होता फिर, तो हमने क्या करा, इतना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तो इतना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट हमें ख़त्म करना है, तो फिर उसके हिसाब से हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। तो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और, क्वेश्चन में बोला गया था फाइनेंस चार्ज निकालने के लिए बोला गया था, फाइनेंस चार्ज, तो फाइनेंस चार्ज क्या है हमारा? ये पता लग गया हमें, हर साल का इंटरेस्ट, ये फाइनेंस चार्ज है। हाँ, हो गया। अब अगर इसकी हमें अगर इसकी हमें एंट्रीज लिखनी होगी, तो सबसे पहले हमारा फाइनेंस चार्ज हम लिखेंगे। फाइनेंस चार्ज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। हम ईयर वाइज एंट्री कर रहे हैं, सपोज हमें ईयर 1 की एंट्री करनी है, ठीक है,
तो ईयर 1 के एंट्री में क्या करेंगे हम, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसी की बुक्स में एंट्री होगी है, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, पहले साल का फाइनेंस चार्ज है 24,104, 24,104। फिर लेसर को हम पे कितना कर रहे हैं, लेसी पे कितना कर रहा है लेसर को, तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से वो पे करा उसने 50,000 रुपये पे करा। और फिर ये जो फाइनेंस चार्ज है हमारा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट टू फाइनेंस चार्ज 24,104, 24,104, ये एंट्रीज हो जाएगी लेसी के बुक्स में। हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फाइनेंस लीज हो गया है सारा। अब हमें करना है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के लिए एग्जांपल लिखेंगे, अ मशीन हैविंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 years हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी एज, तो एक मशीन है जो 6 साल चलेगी, उसकी इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ हमने लिखा था ना। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। इकोनॉमिक लाइफ वो होता है जब हम सारे, मतलब कि पूरा एक मशीन जितने टाइम चलेगा चाहे वो किसके पास भी रहे, है ना। और यूजफुल लाइफ एक पर्सन के पास जितना टाइम चल रहा है वो, उसे हम यूजफुल लाइफ बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर इकोनॉमिक लाइफ दे रखी है मशीन की, तो मशीन 6 साल चलेगी और 6 साल में ईयर 1 में वो इतना 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, सेकेंड ईयर में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, थर्ड ईयर में 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, ऐसे करके वो टोटल 1,25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी 6 सालों में, ठीक है। फिर उसके बाद द मशीन इज गिवन टू द डीलर फॉर 3 years। हमने मशीन को दिया कितने लीज के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए रेंट में दिया। ऑपरेटिंग लीज फॉर लीज रेंटल्स टू यील्ड 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट ₹5 लाख, ठीक है। लीज रेंटल उसका कितना है, कॉस्ट है 5 लाख और उस पर वो यील्ड कर रहा है 20% का मार्जिन। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमें लगाना है इसके अंदर और सारी चीज़ें निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, अगर ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते ऑपरेटिंग लीज, तो क्या इस क्वेश्चन में पता लग सकता था कि ये ऑपरेटिंग लीज है? कैसे? क्योंकि फाइनेंस लीज हमने देखा था जिसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स लिखे थे, है ना। तो फाइनेंस लीज क्या होता था, जब एक तरीके से पूरी लाइफ के लिए हम एसेट दे रहे हैं, है ना, बाद में वो एसेट ही लेसी का हो जाता है, ऐसे कंडीशंस लिखे थे मैंने फाइनेंस लीज में, है ना। अब इसमें डीलर को दिया 3 साल के लिए, तो सिर्फ 3 साल के लिए दिया है, इकोनॉमिक लाइफ तो 6 साल की है, तो वैसे ही पता लग रहा है कि ये ऑपरेटिंग लीज है।
बारिश आ रही है? बारिश आ रही है ना? नहीं, ये कुछ और ही आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मौसम वैसा ही है। हम्म। आपने उस दिन क्लास रखा था ना, हुआ नहीं सके क्लास? उस दिन आप दोनों ने ही मना कर दिया। तो तंजू ने भी मना कर दिया। रंजन ने बोला था कि वो अकाउंट की क्लास नहीं करेगी, वो खाली लॉ की क्लास कर लेगी। तो मेरी भी और कोई क्लास नहीं थी उस दिन, बस आप दोनों की ही थी। अच्छा, तो फिर क्लास ही कैंसिल फिर हो आप गई। आ गए थे? नहीं, मैं जस्ट निकलने ही वाली थी घर से, तभी आप दोनों और दोनों ने सेम टाइम में मैसेज करा। नहीं, मैं सच में मैं आने हाँ। वाली थी, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी क्लास है, तो पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी अच्छा, कोई और बात मैं नहीं। रेडी भी होने वाली थी, सोची छोड़ो, ऐसे भी क्रिसमस है। अच्छा। तो मैं ढूंढ रही थी कि मतलब वीडियो ढूंढ रही थी डाउनलोड इसमें ऑफलाइन में, ऑनलाइन क्लास वाले में, तो सर मुझे दिखा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी इनका भी बैच हो गया ना पूरा, फाउंडेशन वालों का, अच्छा, तो इसलिए सिर्फ आपकी ही क्लास थी। इनका भी आज टेस्ट था इको का, वैसे कोई आया नहीं लेने, पता नहीं घर से देंगे शायद। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल लीज रेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जो वो लेसर को देगा लेसी लीज रेंट, अब पूरे एसेट की लीज रेंटल पूरे 6 साल का उसने कितना बताया, 5 लाख पे 20% मार्जिन उसको लेना है ना? तो फुल सारे यूनिट्स के लिए कितना है वो, 5 लाख प्लस 20% मार्जिन, 20% 5 लाख का कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। लेकिन ये पूरा का पूरा अमाउंट 6 लाख का, ये तो इस पूरे 6 साल के लिए ना, 1,25,000 यूनिट्स के लिए, और हमने दिया कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। तो हम 3 साल के हिसाब से इसे एलोकेट करेंगे, मतलब 60,000 यूनिट्स पे इसको एलोकेट करेंगे अब, है ना? तो इस डीलर के लिए रेंट कितना होगा, लीज रेंट कितना होगा, 6 लाख तो 1,25 के लिए है, तो 60,000 के लिए कितना, तो लीज रेंट आ जाएगा 2,88,000। अब उसने 3 साल, तो एनुअल लीज रेंट कितना आएगा, तो क्योंकि 3 साल के लिए दी है मशीन, तो 2,88,000 तो पूरे 3 साल का है, तो इसे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एनुअल कितना आ जाएगा, 96,000। अब लेकिन वो हर एक साल में सेम यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उस मशीन से, अलग अलग यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 10,000, 20,000 और 30,000। तो वो अपने एनुअल लीज रेंट को वो इक्वली नहीं बांटेगा। वो कैसे बांटेगा, वो यूनिट्स के हिसाब से बांटेगा। तो हम टोटल लीज रेंट को 2,88,000 को हम कैसे डिवाइड कर देंगे, 1:2:3 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 48,000, 96,000 और 144,000 आ गया। ये कैसे आया, हमने 2,88,000 ये इतने यूनिट्स के लिए है ना? कितने के लिए, 30, 40, 60,000 के लिए। तो पहले 10,000 के लिए कितना, तो पहला आ जाएगा, फिर दूसरे 20,000 के लिए, फिर तीसरे 30,000 के लिए। ठीक है, तो ये आ गया। फिर लीज रेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द लीज पीरियड। तो हमने लीज रेंट कैसे डिवाइड करा, इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। ये कर लो इतना। अब एक चीज और, जैसे आपको कैलकुलेटर पे ये वाली कभी कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप क्या करते हो, पूरा ये करा, फिर दोबारा से पूरा डाला, फिर दोबारा से पूरा डाला। अब क्या करोगे ना, 2,88,000
डिवाइडेड बाय 66,000 मल्टीप्लाई 10,000। एक बार किया, आंसर आ जाएगा 48,000। बिना कुछ कैलकुलेटर पे दबाए, बस 20,000 इक्वल टू दबाना, तो ये वाली फिगर वो अपने आप ले लेगा और 96,000 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गई। अब क्या करेंगे? 20,000 इनटू या नहीं 20,000 इक्वल टू आया लग तो रहा है 96,000। देखो ऐसा दिख रहा है, मैं क्या पढ़ूं इसको। तो 4,80,000 आया। नहीं 48,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। 6,000 या 7,000? 60,000। 20,000 इक्वल टू 96,000। अब 30,000 इक्वल टू पर मैंने सीख लिया। हाँ, तो मतलब इजी, मतलब टाइम बच जाएगा। बहुत टाइम बच जाएगा तो बार-बार। हाँ ठीक है, तो अब कर लो इसको कंप्लीट। ये वाली कैलकुलेशन फाउंडेशन में बहुत करनी पड़ती थी, वो पार्टनरशिप वगैरह पहले पता होता। बताया नहीं टीचर ने फिर? नहीं, टीचर ने कैलकुलेटर मैथ्स में ऐसे बताते थे बहुत कुछ। अच्छा, कैलकुलेटर बहुत रोल प्ले करता है पता है एग्जाम में। हाँ वो ट्रिक्स था। हाँ, और जैसे मेरा तो उस वाले कैलकुलेटर पे हाथ बैठा हुआ है, बड़ा वाला जो कैलकुलेटर आता है कैसे होगा। ठीक है, मतलब मेरे को हर एग्जाम में वही कैलकुलेटर में लेकर के जाती हूँ। एक बार जो अपना कैलकुलेटर होता है ना, जिस पे आपने पढ़ाई करी है, वही कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जाना। हाँ मैं वही लेकर जाती हूँ। हाँ, तो वही कैलकुलेटर यूज करो, बल्कि जो वही मैंने सेम वैसा ही खरीदा। हाँ, तो वो उस पर फिर आदत पड़ जाती है ना, तो आपकी गलती, जो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार हम कैलकुलेटर पे करने के बाद भी गलत लिख देते हैं। जैसे मुझे ये ऐसी वाली आदत नहीं है तो मैं ढूंढने लग जाती हूँ। हाँ, वहाँ पहली बात तो ढूंढना पड़ता है। उसी में टाइम चला जाएगा। तो जब आपको पता है कि हाँ इससे ये होना है, तो वही वाला कैलकुलेटर लेके जाओ जिसे आपने पढ़ाई करी है। ऐसे ही करना है। तो बड़ा सा कैलकुलेटर लेकर जाती हूँ। हाँ, वो इतना बड़ा आता है ना कैसियो का, हाँ मैंने देखा। वो वाला। और ये नकली भी बहुत आते हैं। हाँ हाँ आते हैं। तो मुझे नकली लगते हैं। तो फेक वाला नहीं, ओरिजिनल वाला यूज करो। वो ओरिजिनल वाला लंबे, कैसियो का ओरिजिनल वाला। हाँ ऐसा ही दिखता है पर मुझे डिफरेंस पता है। हाँ, ऐसे सेम फेक भी आता है और ओरिजिनल भी आता है। ओरिजिनल वाला यूज करो। ओरिजिनल में होते हैं
अब डेप्रिसिएशन भी हमें बांटना होगा, तो डेप्रिसिएशन भी कैसे बटेगा? टोटल कॉस्ट मशीनरी की कितनी है? 5 लाख, और यूनिट्स हमारे इतने हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 5,000, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको बांट देंगे 5 लाख को। ठीक है, अब लेसर की बुक्स में इंक्रीज करनी है हमें, इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो जैसे आपको याद है हम पहले जर्नल एंट्रीज जब हम करते थे तो कभी ऐसे वो वाली एंट्री आती थी जिसमें हमने गुड्स निकाल लिया एज ड्राइंग, है ना? तो उसमें एंट्री क्या करते थे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखते थे, है ना? या फिर हमारे फायर की वजह से गुड्स खराब हो जाते थे तो लॉस इन फायर टू परचेज करते थे, हम परचेज को कम करते थे हर जगह से। तो ये भी लेसर का ये रोज का काम है ना, मशीन को रेंट पे देना, ये उसका ये काम है ना, ये उसका ऑपरेशन है। तो यहाँ पर भी वो मशीन जब देगा तो उसकी परचेज कम होगी ना, उसके गुड्स कम होंगे, ठीक है? तो मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हम लिखेंगे। तो उसके बाद से कितने रुपए की मशीन जा रही है? 5 लाख के कॉस्ट की मशीन जा रही है, तो उसमें हमने परचेज को कम करना है, मशीन को कम नहीं करना है। मशीन की ओनरशिप तो अभी भी वो ही रखता है ना? तो इसलिए उसको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा? लेसर ही लगाएगा, क्योंकि मशीन की ओनरशिप अभी उसी के पास है। फिर उसके बाद लीज रेंट उसको रिसीव होगा, तो लीज रेंट उसको वो कितना रिकॉग्नाइज करेगा? जो हमने ये वाला लीज रेंट निकाला था 288 डिवाइडेड बाय 3 96,000, वो ये वाला रिकॉग्नाइज करेगा 96,000। सबसे पहले बैंक में उसको रिसीव कितना होगा? बैंक टू लीज रेंट रिसीव होगा 96,000, लेकिन पीएनएल में इस साल कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? वो पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाएगा वो इसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से 48,000, ठीक है? तो बैंक टू लीज रेंट आया 96,000, बट हम पीएनएल में कितना लेकर गए हैं? 48,000। तो बाकी का जितना भी लीज रेंट होगा उसे हम किस नाम से डालेंगे? लीज इक्वलाइजेशन, ठीक है? तो बैंक टू लीज रेंट 96,000, वैसे हम नॉर्मल एंट्री क्या होती है? लीज रेंट टू पीएनएल, लेकिन पीएनएल में तो हमें 48,000 रिकॉग्नाइज करना है, तो बाकी का लीज इक्वलाइजेशन एंट्री को इक्वल करने के लिए 48,000 चला जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगाएगा लेसर ही, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज 40,000 40,000, डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल लिया 40,000। और फिर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पीएनएल में, ये एंट्री, हाँ, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 40,000 40,000। तो ये सारी एंट्रीज किसकी बुक्स में कर दी हमने? लेसर के बुक्स में। अब ये कर लो कंप्लीट।
लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ हो क्या नहीं, वो लास्ट का है। फिर लेसी अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्री करेगा, लेसी इन द बुक्स ऑफ लेसी वो लीज रेंट देगा, तो लीज रेंट टू बैंक 96,000, अगेन पीएनएल में डालेगा 48, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, लीज यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, ये दो एंट्रीज। हाँ बस, हाँ सेल एंड लीज बैक, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक का क्या मतलब है कि जैसे मिस्टर ए का एक घर था, ठीक है, अब इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या करा, अपने इस घर को सेल कर दिया, किसको, मिस्टर बी को, और फिर इसको रहना इसी घर में था, तो इसने मिस्टर बी से क्या कर लिया, वही घर लीज पे ले लिया, मतलब एक एसेट हमने किसी को सेल करा और उसी एसेट को हमने फिर लीज पे ले लिया, मतलब ओनरशिप चली गई है ना, और हमें हमारे पास वो एसेट है बट लीज पे है, ठीक है, तो ये होता है सेल एंड लीज बैक। इसके अंदर फाइनेंस लीज, इसको हो सकता है ना पैसों की जरूरत हो, सेल करने से सिर्फ पैसे आ गए, अब ये लीज पे करता रहेगा। फिर फाइनेंस लीज, इसमें फाइनेंस लीज हो गया, ऑपरेटिंग लीज हो गया। फाइनेंस लीज हम कैसे, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा हमारे पास, और इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सिंपल अगर ये फाइनेंस लीज होगी, फाइनेंस लीज मतलब कि हमने एसेट को लीज पे दे दिया है उसके इकोनॉमिक लाइफ के लिए, ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉसेस में कैसे निकालेंगे, जो भी सेल वैल्यू हुई माइनस बुक वैल्यू, मतलब जितने में सेल करा और इस एसेट की कितनी बुक वैल्यू थी, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। उस प्रॉफिट या लॉस को हम अमोर्टाइज करेंगे, मतलब राइट ऑफ करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, कितने टाइम के लिए, पूरे लीज टर्म के लिए, ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर ये ऑपरेटिंग लीज होगा तो अब यहाँ पर केस 1, केस 2 और केस 3 है, इसका हमारे पास एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल के अंदर। तो केस 1 कहलाएगा कि सेल प्राइस हमारा फेयर वैल्यू को इक्वल है, तो जब ऐसा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। केस 2 बोलता है जब सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। हाउएवर इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट एट बिलो मार्केट प्राइस देन इट शुड बी डेफर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सेल प्राइस हमारा फेयर वैल्यू से कम है, मतलब इसने अपना घर बेचा तो बट फेयर वैल्यू से भी कम पे बेचा, ठीक है, तो अब उसने अपना घर एक तरीके से लॉस पे बेच दिया है ना, कम प्राइस पे बेच दिया, तो अब वो ये भी तो बोलेगा कि मैं अब जो आपको लीज पेमेंट करूंगा, लीज रेंट दूंगा, वो भी मैं थोड़ा कम करके दूंगा, है ना, तो प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। लेकिन इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, अगर हम उस लॉस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं फ्यूचर लीज पेमेंट के थ्रू एट बिलो मार्केट प्राइस, मतलब जो हम लीज पेमेंट करेंगे वो भी बिलो मार्केट प्राइस करेंगे,
देन इट शुड बी डेफर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट, तो उसको हम फिर फ्यूचर लीज पेमेंट के हिसाब से बांट देंगे। केस 3 क्या है, सेल प्राइसेस मोर देन फेयर वैल्यू, excess over fair value should be deferred and amortized over the period in which the asset is expected to use। ठीक है, तो जितना भी हमने ज्यादा पे करा होगा अगेन हम उसको लाइफ ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो ये 3 केस है हमारे पास, इस टॉपिक को भी लिख लो। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस इसके हमें मॉडल क्वेश्चंस करना है।
Illustration 1. Esquire Private Limited has taken a machinery on finance lease from SK Limited. The information is as under. तो क्वेश्चन किसका है? फाइनेंस लीज का. लीज टर्म है 4 years. फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज 20 लाख, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 20 लाख. लीज रेंट वो कितना पे करे? 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर. गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1,25,000. एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 3,75,000. तो इससे हमने यूजीआरवी कैसे निकाला? याद करो. एक्सपेक्टेड, हाँ, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता था? जीआरवी प्लस यूजीआरवी. तो हमारे पास पता लग जाएगा यूजीआरवी माइनस करके. इम्प्लिसिट रेट हमारा कितना है? 15% है. ठीक है, जनरली ये गिवन ही होता है क्वेश्चन में. और देखो डिस्काउंटिंग रेट्स भी गिवन है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी गिवन है. जहां पर ये भी याद रखना, अब 15% रेट है, आप 15% का डिस्काउंटिंग रेट निकाल सकते हो, लेकिन जो गिवन है ना हमें हमेशा वही लेना होता है. गलत, हाँ. यहाँ पर अब 4 डिजिट्स गिवन है तो आपको 4 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट्स लेकर ही आंसर निकालना है. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर द AS 19 एंड डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑन दिस ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर 1. तो हमें 1 साल की अकाउंटिंग करके बतानी है. ठीक है. तो कैलकुलेशन हम कैसे कर लेंगे इसमें? सिंपल, 4 साल का. लीज कैसे निकलेगा हमारा? कैसे निकालते हैं हम बताओ? हर साल 6,25,000 6,25,000 6,25,000. लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर में हम 6,25,000 प्लस जीआरवी करेंगे. ठीक है. फिर हमारे पास डिस्काउंटिंग रेट्स भी गिवन है, हम सबका डिस्काउंट करके वैल्यूज निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाएगा, है ना. फिर वो टोटल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज लेस देन द फेयर वैल्यू. तो दोनों में से हम कौन सा लेते हैं? विच एवर इज लेस. तो दोनों में से हम जो लेस होगा वो ले लेंगे. ठीक है. करोगे इसको? ये तो समझ में आ. ठीक है. इसको अपने आप से करके देख लेना घर पे. इलस्ट्रेशन 1. Illustration 2. Prakash Limited leased a machinery to Badal Limited on the following terms. Fair value of machine is 28.3. Lease term is 5 years. Lease rental per annum is 8 lakh. Guaranteed residual value है, expected residual value भी है. Internal rate भी है हमारे पास, मतलब implicit rate 15%. हमारे पास ये अमाउंट्स भी गिवन है. हमें क्या निकालना है? अर्न फाइनेंस इनकम निकालना है. अर्न फाइनेंस इनकम क्या था? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब देखो एक बार देखो उसमें अर्न फाइनेंस इनकम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. बहुत सारे फॉर्मूला है, पर एक है MLP प्लस UGRV. MLP प्लस UGRV ये होता है. हाँ ठीक है. MLP प्लस UGRV. तो MLP क्या होता है? और MLP होता है लीज रेंट प्लस GRV. तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है? लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV. तो इन सबको प्लस करके हमारा क्या आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. फिर उन सबका हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू. फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्न फाइनेंस इनकम. ठीक है. इससे पहले हमारे पास क्या आया? हमें निकालना है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था सारे लीज रेंट. लीज रेंट हमारे पास कितने गिवन है? 8 लाख. सारे लीज रेंट हमारे पास. लीज टर्म कितना है? 5 साल, है ना. तो 5 साल तक 8 लाख तो करेंगे ही, है ना. और हमें GI निकालना है, तो लास्ट ईयर में GRV प्लस UGRV भी करेंगे.
तो GRV प्लस UGRV कितना है 3 लाख, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू GRV प्लस UGRV होता है 3 लाख। तो लास्ट ईयर में 8 लाख प्लस 3 लाख करेंगे हम 11 लाख। और फिर ये हमारे पास ये क्या है सारे डिस्काउंट रेट्स, तो डिस्काउंट रेट्स करके ही हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। इसके अंदर थोड़ा ऐसे ऐसे गिवन है, एक बार ये निकाल लो इतना, ये वाला अमाउंट 695680। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जो आपने इक्वल टू वाला वो बताया वो इसमें भी काम करेगा? हाँ 8 लाख 8 हाँ हाँ ठीक है। तो अभी आया है 604 880। हाँ ठीक है। अब आपने देखो क्या करना था, 8 लाख डाल दिया कैलकुलेटर पे, 8 लाख मल्टीप्लाई 0.8696 डाल दिया। अब बस ये प्रेस करो और इक्वल टू करो। ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आपको करना पड़ेगा। अब इन सबका टोटल कितना आ जाएगा? ठीक है। हाँ ये आया ना 30920। हाँ तो ये आ गया हमारे पास। हमारे पास वो क्या था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन सब की वैल्यू, इन सबको ऐड करके कितना था 43 लाख, मतलब इन सबको ऐड करके जितना आया वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इन सबको ऐड करके जितना आया वो क्या हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, और दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया अर्नड फाइनेंस इनकम। ठीक है। ये हमने कर ही लिया ये वाला एग्जांपल, लीज रेंट, लीज इक्वलाइजेशन, लेसर ये सब। ये वाला एग्जांपल भी कर लिया हमने, 5 लाख वाला 9648,000 ये सारा। ठीक है। सेल एंड लीज बैक में ये तीनों, ये हमारा फाइनेंस लीज और सिचुएशन 2 ऑपरेटिंग लीज में 3 केसेस, ये भी हो गया। अब ये वाला एग्जांपल है हमारे पास इसके अंदर, सेल एंड लीज बैक का। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग WDV ऑफ 40 लाख। तो हमारे पास WDV कितना है 40 लाख, इधर लिख देते हैं। हमारे पास WDV ऑफ मशीन है 40 लाख। हमारे पास टू बी लिमिटेड 50 लाख एंड द सेम मशीनरी लीज्ड बैक बाय B टू A, है ना। पहले हमने सेल करी मशीनरी और फिर उसे क्या कर दिया वापस से लीज बैक। द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, और लीज बैक क्या है ऑपरेटिंग लीज। तो अब हम पता है यहाँ पर 3 केसेस लगेंगे, फाइनेंस लीज होता तो एक ही हो जाता। कमेंट इफ सेल प्राइस ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो अब आपको ये चेक करना है केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। ठीक है। तो जहां पर सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू वो कौन सा केस हो गया? नहीं, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 हो गया ये, है ना। तो इसके अंदर जो हमने आंसर लिखा था वो लिख देंगे,
तो केस 1 हो गया, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ए लिमिटेड शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ 10 में से 10 लाख का। 10 लाख का कैसे आया, 50 लाख का हमने सेल करा, उसकी वैल्यू थी 40 लाख, तो 10 लाख रुपए हमने क्या कर देना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज प्रॉफिट। ठीक है। बी पॉइंट में क्या है, फेयर वैल्यू इज 60 लाख। फेयर वैल्यू इज 60 लाख, तो हाँ व्हेन द फेयर वैल्यू 60 लाख, तो भी हमारे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 10 लाख का। हमारे पास फेयर वैल्यू 60 लाख है और हम उसे सोल्ड फॉर 50 लाख कर रहे हैं, है ना। WDV 40 लाख है। WDV क्या होता है, माइनस करने के बाद अमाउंट, और इट इज सोल्ड फॉर 50 लाख, तो अभी भी यहाँ पर 10 लाख का ही है। ठीक है। यहाँ पर अलग से हमने बता दिया था, यहाँ पर हमारे पास हम यही वाला लेंगे, कुछ नहीं है तो ठीक है। तो फेयर वैल्यू 60 लाख, तो फिर अगेन हम यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है अगर सेल प्राइस कम हो गया वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेयर वैल्यू इज, ये जो लिखा हुआ है however if the loss is compensated by future, ये जब लॉस होगा तब के लिए है ना। हाँ, फेयर वैल्यू इज 45 लाख और सेल प्राइस इज 38 लाख। फेयर वैल्यू हमारे पास है 45 लाख और सेल प्राइस हमारे पास 38 लाख। फेयर वैल्यू ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो ये कौन सा केस हो गया, फेयर वैल्यू ज़्यादा है और थर्ड ही है ना। हाँ। केस 2 तो नहीं है, नहीं फेयर वैल्यू केस 2 है, केस 2, हाँ हाँ, तो केस 2 ज़्यादा है और हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है साथ में, है ना। तो when the fair value of the leased machinery is 45 lakh and the sale price is 38 lakh, then the loss is 2 lakh। 2 लाख कैसे निकला, क्योंकि 40 लाख उसकी WDV थी और हम उसे सेल कर रहे हैं 38 लाख में, तो 2 लाख का हमारे पास लॉस आ गया। टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन इट्स बुक्स प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। तो हमने, क्योंकि यहाँ पर लॉस को हमने कॉम्पनसेट नहीं करा बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, तो इसलिए हमने उसको फिर से इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दिया। हमने लिखा था इफ लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, तो हम ऐसा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिया इन्होंने अजम्पशन कि इफ लॉस इज, यहाँ पर वही लिखा कि अगर लॉस कॉम्पनसेट नहीं किया गया है तो फिर हमने उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया, जो हमारा पहला लाइन का आंसर था। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेयर वैल्यू इज 40 लाख, सेल प्राइस इज 50 लाख। When the fair value is 40 लाख, सेल प्राइस इज 50 लाख, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा प्रॉफिट है 10 लाख का, डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज पीरियड। ठीक है। फिर ई पॉइंट, फेयर वैल्यू इज 46 लाख, सेल प्राइस इज 50 लाख। फेयर वैल्यू यहाँ पर कम है, सेल प्राइस हमारे पास ज्यादा है। ठीक। When the fair value is 46 लाख and the sale price is 50 लाख, सेल प्राइस इज 50 लाख, और देखो WDV हमारे पास क्या है 40 लाख, सेल प्राइस ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो ये हमारे पास केस 3 है वाला, है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा 6 लाख का, क्योंकि हम फेयर वैल्यू 46 लाख है, WDV हमारे पास उसकी 40 लाख है, तो प्रॉफिट 6 लाख का तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम। एंड द बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख इज टू बी अमोर्टाइज डेफर्ड ओवर द लीज पीरियड। मतलब देखो यहाँ पर सीधा सीधा एक जो प्रॉफिट आ रहा है वो टोटल प्रॉफिट 6 लाख का आ रहा है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो एक प्रॉफिट 4 लाख का आ रहा है। ये 4 लाख का इस 6 लाख में इंक्लूडेड है ना, क्योंकि हमने सीधा माइनस कर दिया, तो ये 6 लाख, ये 4 लाख का प्रॉफिट इस 6 लाख में इंक्लूडेड ही तो है ना। तो प्रॉफिट ऑफ 6 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एंड द प्रॉफिट ऑफ 4 लाख टू बी अमोर्टाइज्ड डेफर्ड ओवर द लीज पीरियड। तो हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, इंक्लूडेड नहीं है वो, एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड बोलना था, क्योंकि 10 लाख का टोटल प्रॉफिट निकल के आया, तो मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे
6 लाख का प्रॉफिट एक हो गया और 4 लाख का प्रॉफिट एक हो गया, तो 6 लाख का प्रॉफिट इज टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड और बाकी का 4 लाख का अमोर्टाइज्ड ओवर द लीज पीरियड। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फेयर वैल्यू 35 लाख, सेल प्राइस 39 लाख। फेयर वैल्यू है 35 लाख, सेल प्राइस है 39 लाख और WDV है 40 लाख। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ 35 लाख एंड द सेल प्राइस इज 39 लाख, तो यहाँ पर हमारे पास लॉस हो गया, द लॉस ऑफ 5 लाख। इन दोनों का माइनस करेंगे तो लॉस कितना आ रहा है, 5 लाख। 35 और 40 फेयर वैल्यू को WDV से कंपेयर करेंगे तो 5 लाख का ही लॉस आ रहा है ना। टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली बाय ए लिमिटेड इन इट्स बुक एंड द प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। देखो हमने सेल करा 39 लाख में और उस मशीन की WDV कितनी थी, 40 लाख। देखा जाए तो हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपके पास नहीं सॉरी 1 लाख का लॉस हुआ है। हाँ, 1 लाख का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास 5 लाख का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। हाँ, 4 लाख का, इन दोनों को नहीं सॉरी इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो फेयर वैल्यू 35 लाख और 40 लाख उसकी WDV, तो 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है और दूसरी तरफ 4 लाख का लॉस दिख रहा है। थोड़ा गलत हो गया इसके अंदर कैसे है, दोबारा सारे अमाउंट्स एक बार दोबारा लिखते हैं। फेयर वैल्यू है 35 लाख, फिर है सेल प्राइस 39 लाख और WDV हमारे पास कितनी, 40 लाख। ठीक है, when the fair value of 35 lakh and the sale price is 39 lakh, तो fair value 35 lakh और sale price 39 lakh, then the loss of 5 lakh, 5 lakh कैसे आया, 40 minus 35, लॉस इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास लॉस कितने का आया, 4 लाख का 5 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस आया। फेयर वैल्यू 35 लाख है, WDV 40 लाख है, तो 5 लाख का लॉस आया। और साथ में प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, 39 उसको सेल प्राइस, बट उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 35 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट। एक बार दोबारा देखो, फेयर वैल्यू है 35 लाख, सेल प्राइस है 39 लाख, WDV है 40 लाख। हमारे पास एक मशीन की जो वैल्यू बची है वो 40 लाख की बची है, बट उसकी फेयर वैल्यू हम कितनी रिकॉग्नाइज करें, 35 लाख की, तो हमारे पास हमें 5 लाख का लॉस देखने को मिल रहा है ना। दूसरी तरफ जिसकी फेयर वैल्यू 35 लाख है उसे हम सेल कर रहे हैं 39 लाख में, ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, तो 4 लाख का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना। एक तरफ हम 5 लाख का लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे और दूसरी तरफ हम 4 लाख का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली हम 1 लाख का लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो एक्चुअल में है 1 लाख का लॉस, ये बोला गया। क्योंकि हमें अलग अलग दिखाना है ना दोनों का, लॉस ऑफ 5 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है और जो बाकी का 4 लाख का प्रॉफिट है वो अमोर्टाइज करना है, तो अल्टीमेटली आ वही रहा है 1 लाख का लॉस। ठीक है, अब लॉ कर लेते हैं।